नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आपको बताएंगे दिन भर क्या कुछ खास रहा खबरों में। खासतौर से बात करेंगे केरलम की भी, जहां पर विकसित केरलम का मंत्र आज प्रधानमंत्री ने दिया और उसके साथ साथ वहां पे जो महाभ्रष्ट तंत्र है उस पर भी जमकर वार करते नजर आए प्रधानमंत्री। इसके साथ ही अगर बात की जाए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने भी हमने देखा किस तरीके से असम में रैलियों के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और बताया कि जिस तरह के हालात पहले नजर आते थे असम में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों के कारण थे, क्योंकि अब वहां पर शांति बहाली का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए उन राज्यों की जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ खास है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहां भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने वहां के लिए 284 उम्मीदवारों की घोषणा भी की है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पश्चिम एशिया का जो तनाव है कैसे और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भी कई और खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का केरलम में कांग्रेस और वामपंथी दलों पर तीखा हमला। कहा राजनीतिक फायदे के लिए खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीयों की जान को जोखिम में डाल रही है कांग्रेस। पीएम ने कहा एलडीएफ यूडीएफ ने दशकों तक केरलम को लूटा। असम में गरजे अमित शाह। कहा घुसपैठ रोकना ही काफी नहीं, हर अवैध प्रवासी को भेजना होगा वापस। असम में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 284 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। तमिलनाडु में डीएमके का घोषणा पत्र और टीवीके की सूची जारी। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा ऊर्जा संकट का भारत डट कर रहा है मुकाबला। जताया विश्वास। कहा एकजुट रहकर इस कठिन चुनौती से पूरी तरह निकल आएंगे बाहर। सरकार ने कहा देश के सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, जनता को अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह। और पश्चिम एशिया के संघर्षरत क्षेत्र में 3500 मरीन सैनिक लेकर पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली। ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी। और आइए शुरुआत करते हैं न्यूज नाइट की। सबसे पहले बात करते हैं केरलम की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां के पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित किया। 9 अप्रैल को राज्य में 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पीएम मोदी ने आज प्रचार किया। पीएम मोदी ने राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर किसानों की समस्याओं का निदान करने का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरलम के मतदाता एलडीएफ और यूडीएफ के कुशासन से परेशान हैं और उन्होंने दावा किया कि लोगों का रुझान भाजपा एनडीए नेतृत्व के पक्ष में है। प्रधानमंत्री ने त्रिशूर में रोड शो भी किया, जिसमें लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा ने केरलम में बीजेपी के उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद को जगाया। उन्होंने मंच से ही राज्य के किसानों की दुर्दशा का जिक्र किया और धान की पैदावार करने वाले धरती पुत्रों को उचित मूल्य न मिलने पर एलडीएफ की सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर किसानों की समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया और कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट को एक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल भाजपा को बी टीम कहते हैं, जबकि असल में ये अन्य राज्यों में एक साथ गठबंधन किए बैठे हैं। चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी बी टीम है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, असम तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होता है। इंडिया लाइन पे सब साथ में है। दिल्ली में सरकार साथ में चलाई थी, तमिलनाडु में भी ये दोनों एक साथ अलायंस में है। लेकिन यहां केरलम में कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे को झूठी गाली देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में पलायन और सरकारी कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान न किए जाने को लेकर भी एलडीएफ सरकार पर कड़ा प्रहार किया।
उन्होंने कहा कि केरलम की तरह ही कांग्रेस शासित राज्यों में भी यही स्थिति है। कांग्रेस और लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जहां सत्ता में आते हैं वहां सब चौपट करके ही जाते हैं। बंगाल में लेफ्ट ने क्या किया, ये पूरा देश जानता है। त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया, पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने देश भर में क्या किया, ये भी सबने देखा है। विकास के ज्यादातर काम रुक गए हैं। हिमाचल प्रदेश भी अब आर्थिक संकट में है। यही कांग्रेस का गवर्नेंस मॉडल है। पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर केंद्रीय निधियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह केरलम की जनता का पैसा था जिसे लूट लिया गया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि दोनों मोर्चे भाजपा के उदय से भयभीत हैं और कहा कि उनके गलत काम उजागर हो जाएंगे। विकास का वादा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार लूटे गए धन को वापस लाएगी और केरलम में विकास को गति देगी। पीएम मोदी ने यह दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन केरलम में अगली सरकार बनाएगा, जिसका समर्थन रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद त्रिशूर की जनता ने किया। यहाँ का जनसैलाब पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ पलक्कड़ से धीरज और त्रिशूर से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज केरलम। तो केरलम में हमने देखा किस तरीके से आज बदलाव का एक शंखनाद यहां पर नजर आया और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तमाम जो आरोप हैं, जिस तरह के हालात रहे हैं, उनका जिक्र भी किया अपने संबोधन में। और इसी पर आज हमारा जो विशेष है वो यही, केरलम मांगे विकास और दशकों बाद जगी आस। यानी खासतौर से अगर देखा जाए बीजेपी से एक आस जो है वो जगती हुई यहाँ नजर आ रही है। क्योंकि अब से पहले अगर बात की जाए तो हमने देखा था इस तरह में ना सिर्फ जो विकास है उसको प्राथमिकता नहीं दी गई, बल्कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि एलडीएफ यूडीएफ का जो गठबंधन है वो भ्रष्ट और महाभ्रष्ट एक श्रेणी में है और दोनों ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक मिलजुल कर केरलम को लूटने का काम किया है। और इसी पे आज हमारा विशेष, और इसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस समर्थक। साथ ही आर राजगोपालन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ नाइट में। सबसे पहले यहाँ पर अनिरुद्ध जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, केरलम की जब हम बात करते हैं, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने विकसित केरलम का मंत्र यहाँ दिया, लेकिन एक दशक बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर आज हमने देखा जो बदलाव का शंखनाद नजर आया, तो जनता में भी एक आस जग रही है। देखिए मुकुल जी, केरलम के साथ में जो लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर लूटा है आजादी के बाद से, तो जाहिर सी बात है कि उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये लूट कहां से कहां तक चलती गई सबको पता है। मतलब कि वहां पे आप फंड जाता है सेंटर से, डाइवर्ट कहीं और कर लेते हैं साहब। कहीं पे पता चलता है सोना इधर से उधर, गोल्ड स्कैम सबको पता है। आपको भी पता है कि क्या कहते हैं, किस तरीके से स्कैम वहां पे किए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जिस तरीके से बढ़त चल रही है, चाहे त्रिशूर हो, चाहे अभी नगर निगम का चुनाव होता त्रिवेंद्रम का, तिरुवनंतपुरम का, भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, जिस तरीके वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता, ये विश्वास दिलाता है कि वहां के लोग मोदी जी के डिलीवरेबल कमिटमेंट मॉडल कर रहे हैं, करप्शन फ्री मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अन्य स्टेट में लोग जब आते हैं, केरला के लोग जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि गवर्नेंस चलता कैसे है, लोग सीएम काम कैसे करते हैं, डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट कैसे करती है। भाई आज के टाइम पर गुड गवर्नेंस 4 पिलर पे होता है, स्पीड, स्केलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये इस मॉडल पे काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर वहां का चरमरा गया, सबको पता है। वहां पे काम कितने रुक रुक के चलते हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ना होने के बावजूद भी, चाहे कोच्चि का मेट्रो का प्रोजेक्ट दिया जाता है, चाहे कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए, लेकिन सवाल यही है आखिर विकास में जो रुकावट है वो कहां से आई। राहुल लाल जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? क्योंकि एलडीएफ यूडीएफ की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री ने तो आरोप लगाया कि दोनों की साझेदारी से ही कहीं ना कहीं जो राज्य के नागरिक हैं उनको लूटा जा रहा है, केरलम को लूटा गया है। मुकुल जी, प्रधानमंत्री तमाम ये आरोप लगा रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए हर पार्टी को जाना चाहिए जी। लेकिन अभी बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का
एनडीए गठबंधन का 19% जो है कि वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में, अभी स्थानीय निकाय में 15% पे पहुंच गए जी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीतती है 2016 में इनके एकमात्र विधायक निमम से चुनाव जीते, 2021 में वो भी चुनाव हार गए, अभी त्रिशूर से लोकसभा सीट जीते, अभी जब अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए वहां पे भी हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी जीतती जरूर है वहां पे। आपका मानना यह कि जनता को इस तरह की कोई आस नजर नहीं आ रही है? देखिए, जनता वहां का जो पूरा मुकाबला है, हम लोग अगर देखें तो वो मुकाबला सीधे सीधे एलडीएफ और यूडीएफ में है, और यूडीएफ सीधे सीधे कांग्रेस गठबंधन वो बड़े लाभांश में है। और उसके बहुत प्रमुख कारण मैं बता सकता हूं संक्षेप में जी। बिल्कुल, लेकिन जब आप खुद ही कह रहे हैं कि वहां पर इस तरह की कोई हवा नहीं है, लोगों में कोई आस नहीं जगी है, लेकिन फिर भी उन लोगों को क्या जो कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं और विकास की अभी तक राह जोड़ते हैं? मुकुल जी, विकास जो है कि वहां पे जब कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, वहां पे यूडीएफ की सरकार बनेगी, विकास की लहर आएगी। 10 वर्षों से जो वहां पे लेकिन पहले भी सरकार थी, पहले वो विकास नहीं हुआ। मुकुल जी, केरल एक विकसित राज्य में ही गिनती आ रही थी, और केरल को विकसित राज्य बनाने का काम कांग्रेस गठबंधन ने ही किया था। और किसने किया था केरल को? केरल के विकास के मानक आज के समय में अगर देखा जाए राहुल जी, जो वहां तो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन तक में दिक्कत आ गई थी, रोजगार नहीं मिल रहा है। और पिछले 10 वर्षों से अगर देखा जाए कोई नया औद्योगिक प्रोजेक्ट जो है वो नहीं शुरू हुआ है जिसके चलते लोगों को फायदा मिले। केंद्र का अपना तर्क ये है जी, एक मिनट, केंद्र का तर्क सीधे तौर पर यह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वहां गया, रेलवे का अपग्रेडेशन वहां हुआ, लोगों को रोजगार मिल रहा है, आईआईटीज अब वहां पे खुल रही हैं, और ऐसे में जनता तो विश्वास उस पर ही करेगी ना जो उसको दिख रहा है। और केरलम की जनता तो वैसे भी साक्षरता दर वहां सबसे ज्यादा है, और यही वजह है कि केरलम का चुनाव थोड़ा सा अलग माना जाता है। आर राजगोपालन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूंगा आप किस तरीके से देखते हैं केरलम की जो जनता है, मुझे लगता है शायद बाकी राज्यों से थोड़ा सा अलग हटकर वो अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है। मुझे लगता है केरला में 100% लिटरेसी है। केरला में सब लोग जागरूक है जी। गल्फ में जितना भी ईरान का वार हो रहा है, अमेरिका हमला कर रहा है, कम से कम आधा बहुत केरलाइट मलयाली लोग जो गल्फ कंट्री से वापस आ गया है जी। वो लोग फील कर रहे हैं इंडिया अप्रोचिंग वर्ल्ड वार, प्लस ईरान से बात करके हमको कम से कम सुरक्षित लेके आ गया नरेंद्र मोदी। 5 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित आए हैं 28 फरवरी से लेके, अगर आज तक की हम बात करें तो कम से कम 6-7 लाख का आ गया है जी। मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री साहब जब भी विदेश जाते हैं, प्रवासी भारतीय से बात करके उधर लोकल प्रवासी का कम से कम गल्फ में 18 बार किया है नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में। उधर प्रवासी भाषा में जो भारतीयों का लोकल में जितना भी विकास जिधर भी होते हैं उधर भी करना है। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल में देखेंगे कांग्रेस का बड़ा जरूर है लोकल लेवल पर, लेकिन मुझे लगता है तो कांग्रेस सीपीएम का जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, जो ए टीम बी टीम वगैरह करके, सीपीएम कहते हैं कांग्रेस बीजेपी ए टीम बी टीम करके, लेकिन ये कंफ्यूजन में फर्स्ट टाइम, ये मुकुल जी फर्स्ट टाइम केरला पॉलिटिक्स में तीसरा मोर्चा आ गया है, ये राजीव चंद्रशेखर का श्रेय है जी। क्रिश्चियंस मुस्लिम्स कांग्रेस के पास है, सीपीएम मुस्लिम को पास है, बीजेपी हिंदू का पास है, ये द्विधीकरण हो गया है, पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। मुझे एक चीज बताना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, ये चीज तमिलनाडु में जो 50 किलोमीटर भी नहीं है केरला से तमिलनाडु, उधर सीपीएम कांग्रेस इकट्ठा है, इधर जाओ दुश्मन है, एक जगह पर कुश्ती, एक जगह पर मस्ती, दूसरा जगह पर दोस्ती। बिल्कुल, और ये तो कई राज्यों में हमने पहले भी देखा है राजगोपालन जी। सेकंड थिंग जो केरला में कांग्रेस सत्ता में आने का जो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उसमें गुटबाजी बहुत है। केसी वेणुगोपाल का खिलाफ वो प्रदर्शन है, उनके खिलाफ दूसरा। जैसे पंजाब में अमरिंदर सिंह बार बार आ गया था, राहुल गांधी ने जो गोल्डन एग देने वाले था उसको बकरी को मार दिया है। बिल्कुल, तो ये कई ऐसी बड़ी वजह हैं जिनके चलते हम देखते हैं स्थिति में एक बदलाव नजर आता है। राहुल जी, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा आखिर क्या वजह है कि कहीं पर एक साथ चुनाव लड़ा जाता है और फिर हम देखते हैं कि फिर एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हैं। क्या मंशा रहती है कि एक ही टीम और बी टीम जो है वो आपस में ही बांट ली जाए? नहीं मुकुल जी, देखिए, ये ए टीम और बी टीम की बातों को तो केरल की जनता स्वीकार नहीं कर रही, और वो हम लोगों को निकाय चुनाव में दिखा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो हम लोगों ने देखा आम आदमी पार्टी भी जो है कि वो उसके साथ भी जो है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ में थे, लेकिन पंजाब के चुनाव अलग जीत,
लड़े गए वहां पे लोकसभा चुनाव में, और वो परिणाम भी हम लोगों ने देखे हैं जी। सबसे लेकिन राहुल जी, क्या वजह रही कि कांग्रेस का हाथ हर कोई छोड़ता चला गया? कई राज्यों के उदाहरण हमारे सामने हैं। नहीं, देखिए उसके ऊपर तो आएंगे, लेकिन अभी पहले तो मैं केरल के मामले पे आ जाऊं। केरल में कांग्रेस गठबंधन बिल्कुल बढ़त में है मुकुल जी। मैं बता दूं कि केवल अगर तिरुवनंतपुरम के खुशी में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो वहां पे सरकार बना लेगी, तो ये तो देखिए केरल की जो भी जनता भी देख रहे होगी टीवी के कार्यक्रम को, वो भी मेरे इस बात से सहमत हो रही होगी कि तिरुवनंतपुरम ही पूरी केरल नहीं है भाई। वो निकाय के चुनाव में जीता, बहुत बहुत बधाई इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जी। लेकिन बीजेपी के लोग इस सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि केरल के लोग जब भी उनको टेस्ट करते हैं, ट्रायल लेते हैं बीजेपी को, उसको उसके बाद अस्वीकार कर देते हैं। 15% वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी के पास, 15% वोट शेयर, और या फिर मैक्सिमम लोकसभा चुनाव में 19% का वोट शेयर रहा जी। उसके आधार पर क्या आप राज्य में सरकार बना लेंगे? चलिए, बिल्कुल। अनिरुद्ध जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे ही जान लेता हूं। अनिरुद्ध जी, किस तरीके से आप देखते हैं वोट शेयरिंग का जिक्र राहुल यहाँ कर रहे हैं कि जो वोट शेयर है वो अपने आप में बता रहा है, और ये कहीं ना कहीं जनता का जो जनादेश है वो उसकी बानगी नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ बदलाव की बानगी की भी हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, आखिर क्या वजह है कि जनता को अब आज लगेगी यहाँ बीजेपी से? मुकुल जी, इसका दो पार्ट करना होगा। एक पार्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व की केरलम की जनता स्वीकार क्यों करेगी और वहां करंट गवर्नमेंट को रिजेक्ट क्यों करेगी। उसका एक एग्जाम्पल है, बड़ा मस्त एग्जाम्पल है। 10 केजी मार्ग पर केल्ट्रॉन का एक ऑफिस है, केरला इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन का। शायद तो डीडी न्यूज के ठीक बगल ही होगा, लेकिन किसी को नहीं पता होगा केरला के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का ऑफिस है, क्योंकि 1 एकड़ जमीन पिछले मैं जितने साल से देख रहा हूं वहां घास उग रही है। और उसी ऑफिस में एक छोटे से टिनसेट में कंपनी का लाइजन ऑफिस है, और वहीं से एआई कैमरा के डील होता है और 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला हो जाता है। तो लोगों के नजर में तो आता है ना कि डेवलपमेंट साहब कैसे हो रहा है। केरला सेफ सिटी का प्रोजेक्ट चलाते, केरलम सेफ सिटी का, और उसी में आप अपने रिश्तेदार को पैसा दे देते हैं। वो लोगों को दिखता है, लोगों को दिखता है करप्शन कैसे। पद्मनाभ मंदिर है, राजगोपालन जी बहुत बेहतर बताएंगे। पद्मनाभ मंदिर जो है विश्व में शायद सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। आप हिंदुओं के पैसा लेते हैं और गैर हिंदुओं के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाते हैं। तो एक मुस्लिम अपीजमेंट का जो आप पे टैग लगा, करप्शन का जो टैग लगा, और जो लोग कहते हैं कि लेफ्ट कांग्रेस यहाँ साथ या वहां लग, कुछ नहीं है। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जब इनकी दुकान लुटती है तो एक दूसरे को गाली देते हैं, जब इनकी दुकान में चलिए वो तो एक अंदरूनी मामला, उसमें हम नहीं जाएंगे। राजगोपालन जी, आपको क्या लगता है, क्या जो मुद्दा है वो विकास वहां पे हमें सबसे ऊपर नजर आएगा, या और भी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर जनता वोट करेगी? केरला में 100% लिटरेसी है, मुद्दा तो विकास नहीं है जी। विनाश का मुद्दा है, विनाश। कम्युनिस्ट पार्टी इतना विनाश किया है आप पूछिए मत। ये राहुल गांधी कहते हैं अदानी से हाथ नहीं मिलाना है, लेकिन विलियम यार सी पोर्ट में सीपीएम का सरकार, पिनारे विजयन का सरकार अदानी से हाथ मिला रहे। एंड सेकंड थिंग, मेरा एक ही पॉइंट है, नरेंद्र मोदी साहब जमीन पर उतरने के बाद पिछले 18-20 बार गल्फ रीजन को जाने के बाद मुस्लिम लोग के बीच में इस बार फर्स्ट टाइम परिवर्तन आने वाले हैं। बिल्कुल, ये 15% हो 19% हो, ये तीसरा मोर्चा आ गया है। ये कहते हैं वो बी टीम है, वो ये कहते हैं ये टीम है, लेकिन कम से कम बीजेपी तो वो टीम में आ गया ना जी। बिल्कुल, एक टीम के रूप में उभरती हुई बीजेपी नजर आ रही है। सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग है, सोनिया गांधी मैडम का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए माँ बेटी दोनों इधर ही है। तो मेरा ख्याल है वायनाड से दोनों जीते थे, ये क्यों कांग्रेस को ठीक नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है कि जब आपको मौका मिला था। बीजेपी का प्रवक्ता ने कहा है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, सबरीमला, गुरुवायूरप्पन, कम से कम 200-300 किलो चोरी हो गया है गोल्ड का जी। ये कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। एक फोटो निकला है, उसमें सोनिया गांधी ने भी जो जिसने वो चोरी किया उसको साथ फोटो खींचा, उसको साथ व्यापार है, उसको एमएलए सीट दिया है। सो दिस आर ऑल पॉइंट्स। मुझे लगता है हम असेंबली को दौड़ में जा रहे हैं, कांग्रेस से सब लोग छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हैज बिकम मुस्लिम पार्टी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, और जो जनता है अपना जनादेश कैसे देती है फिलहाल देखना होगा। लेकिन वाकई जैसा आपने कहा, कहीं ना कहीं विनाश बनाम विकास वो जो है शायद इस बार के चुनाव में हमें देखने को मिलेगा, और यही वजह है कि केरलम की जो जनता है वो बेहतर ढंग से इस बार हमें वोट करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खासतौर से केरलम की जब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े, उनकी बात से एक बात तो स्पष्ट है
कि केरलम में अगर देखा जाए बीजेपी का जो जनाधार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक अलग पहचान जो है अब वो यहाँ मिल रही है और जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो भी होता हुआ हमें नजर आएगा जब चुनाव परिणाम हमारे सामने होंगे। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India, taste of India। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सब टच, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। आइए बात कर लेते हैं असम की भी। दरअसल असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी के साथ चुनावी मैदान में प्रचार अभियान भी जोर पकड़ता नजर आता है। आज अमित शाह ने कांग्रेस को यहां घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में असम में अव्यवस्था और हिंसा फैली हुई थी और अभी जो समय है वो घुसपैठियों को पूरी तरीके से बाहर निकालने का समय है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, खासतौर से अगर बात की जाए, अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने असम में शांति बहाली का भी काम किया जो आगे भी जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का आरोप भी लगाया और उसके साथ साथ ये कहा कि जो यहाँ फिलहाल सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही है। असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनितपुर और नलबाड़ी में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने असम में अवैध घुसपैठियों के प्रवाह को रोक दिया है और आने वाले 5 वर्षों में उन्हें देश से बाहर करने का संकल्प लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में असम में अव्यवस्था और हिंसा फैली हुई थी। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में दशकों तक चले हिंसक आंदोलनों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा असम में शांति बहाल कर सकती है तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ऐसा क्यों नहीं किया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में फैली कानूनी अव्यवस्था के कारण ही सैकड़ों युवाओं को जान गंवानी पड़ी थी। एक घुसपैठिए हमारे असम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारे असम के गरीब का अनाज चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी बोडो के साथ
बोडोलैंड के युवाओं के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ समझौता कर सकती है, तो आप क्यों नहीं करो? क्योंकि आपकी पॉलिसी थी, आपकी नीति थी, झगड़ा कराओ और राज करो। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने देश में एसआईआर का विरोध करने को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए राष्ट्र की सुरक्षा कभी मुद्दा नहीं थी। उन्होंने असम में यूसीसी लागू करने का वादा भी किया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी असम के जोनाई में जनता के सामने भाजपा की हैट्रिक जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में असम में केवल हिंसा और संघर्ष थे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में राज्य में विकास और शांति आई है। असम में पूरी तरह से भाजपा की सरकार के प्रति जनता में जो विश्वास दिख रहा है और माता बहनों जिस प्रकार से सहभागी बन रही हैं, वो स्पष्ट संदेश दे रहा है कि लगातार तीसरी बार असम में कमल खिलेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने असम के कायाकल्प के लिए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को नकद सहायता, स्वास्थ्य कवर और भूमि अधिकारों की गारंटी देने का वादा किया है। आज भाजपा और उनके सहयोगी दल आसाम के शासन को भ्रष्ट कर दिए। अरे डबल इंजन की सरकार, ये डबल लूट क्यों? इस बीच असम में भाजपा और कांग्रेस में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर केवल धर्म आधारित बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस के शासनकाल में घुसपैठ और भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरदार अंदाज में उठाया है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा AIUDF जैसी पार्टियां भी चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए असम के बाद बात कर लेते हैं पुदुचेरी की भी, जहां पर झंडे, बैनर, पोस्टर और लाउडस्पीकर का जो शोर है वो आमतौर पर चुनावी माहौल की पहचान बन जाता है। लेकिन इस बार पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार का तरीका पूरी तरीके से अलग नजर आ रहा है, जहां पर सख्त कानून और हाईटेक निगरानी के साथ चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर नजर आता है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए द पुदुचेरी ओपन प्लेसेस प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 2000 को सख्ती से लागू किया गया है। इस कानून के तहत सरकारी और निजी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर या पेंट के जरिए प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना या जेल दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए यहाँ सुरक्षा बलों की 45 कंपनियों को लगाया गया है। बिना परमिशन लेके किसी भी बैनर्स और पोस्टर्स पब्लिक प्लेसेस को डिसफिगर नहीं कर सकते हैं। सो उस चुनाव को हम इस इलेक्शन में ठीक से हम यूज़ किया है। 10,000 के ऊपर डिसफिगरमेंट को हम रिमूव किया है विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। चुनाव आयोग ने इस बार निगरानी को और मजबूत करते हुए हर मतदान केंद्र पर ड्रोन तैनात करने का फैसला किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने कहा कि पुदुचेरी में पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इसके चलते राज्य में अब तक 4.7 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी है। इसके अलावा अराजक तत्वों पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। कैश फॉर वोट्स का टेंडेंसी को कर्ब करने के लिए इस बार हम एविडेंस बेस्ड एक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम इस बार 30 ड्रोन्स डिप्लॉय करने के लिए फॉर 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी डिप्लॉय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा सीजर्स अलग अलग कैटेगरी में है। अभी पूरा बताएंगे तो 4.7 करोड़ वर्थ ऑफ सीजर्स अभी इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद हम किया है। पुदुचेरी की भी सभी 30 सीटों पर कुल 294 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। राजनीतिक तौर पर पुदुचेरी में इस बार का मुकाबला दिलचस्प है। जहां एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस, डीएमके और अन्य दल कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों की सक्रियता मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। सख्त कानून, तकनीकी निगरानी और बहुकोणीय मुकाबले के बीच पुदुचेरी में लोकतंत्र का ये महापर्व इस बार नई मिसाल कायम करने की ओर बढ़ता दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए पुदुचेरी से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट।
तो देखा आपने पुदुचेरी के रण की अगर बात की जाए क्या ताज़ा स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल न्यूज़ नाइट में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल का चुनावी मिजाज भी। फिलहाल आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी करदाता से छोटी सी गलती हो जाती है, लेकिन हमारी कर व्यवस्था हर नागरिक को उसे सुधारने का एक और अवसर देती है। इसी सोच के साथ आयकर विभाग लाया है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITRU। आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों जैसे कि बैंक्स, SROs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इत्यादि से करदाताओं के वित्तीय लेन देन की जानकारी मिलती रहती है। ये जानकारी करदाताओं के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में दिखाई जाती है। करदाता अपने फाइलिंग अकाउंट में इसको देख सकते हैं। अब आप अपनी छूटी हुई आय जोड़ सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं और वो भी निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 4 साल यानी 48 महीनों तक। जितनी जल्दी फाइल करेंगे उतना कम होगा अतिरिक्त टैक्स। अब तक लगभग 50 लाख करदाता इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। तो आज ही सही कदम उठाइए। अधिक जानकारी और इनकम टैक्स भुगतान के लिए आज ही जाएं www.incometax.gov.in। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल और तेज नजर आती है। आरोप प्रत्यारोप, अंदरूनी कलह और लगातार हो रहे राजनीतिक हमलों के बीच चुनावी मुकाबला और दिलचस्प नजर आता है। भाजपा द्वारा ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने के बाद अब TMC ने भी भाजपा के खिलाफ जवाबी चार्जशीट जारी की और भाजपा पर लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने भी हमने देखा न सिर्फ जो BDO हैं उनके तबादले किए, बल्कि पुलिस महकमे में भी जो तबादले हैं बड़े पैमाने पर किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसमें पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे के दौरान शनिवार तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने के बाद TMC ने भी भाजपा के खिलाफ जवाबी चार्जशीट जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर दंगे कराने और लोकतांत्रिक अधिकार छीनने के आरोप लगाए। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, TMC के चुनाव हारने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपनी जबान पर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं और अगर किसी को उम्मीदवार से कोई मतभेद है तो वो ये मान ले कि नवादा से उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी हैं। जितना समय आगे आ रहा है चुनाव को हारने का संभावना बढ़ रहा है, इसलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का बोल बिगड़ रहा है। गलत सलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं होता।
इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह चरम पर है। रविवार को मुर्शिदाबाद के नवदा में अभिषेक बनर्जी की सभा स्थली नवदा में ही दो गुटों के समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। टीएमसी की अंदरूनी कलह की स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक को कहना पड़ा कि उन्हें ही उम्मीदवार मानकर चुनाव में भाग लिया जाए। उधर टीएमसी की रैलियों में भीड़ जमा नहीं होने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हाल ही में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली में खाली कुर्सियां देखी गईं। ये वीडियो पश्चिम बंगाल बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। बीजेपी कह रही है कि राज्य की जनता अब तृणमूल सरकार से परेशान हो चुकी है। इस बीच उत्तर 24 परगना के विधाननगर सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर शरदवत मुखोपाध्याय ने भी टीएमसी पर दादागिरी करने और उनका पोस्टर नहीं लगने देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कल रात को तो बैनर लगाने नहीं दिए। बैनर तो हम लोग का छोटा हाथी जो था ट्रक वहाँ से बैनर निकालने नहीं दिए। डिलीवरी तो जब नहीं करने दिए वो तो वापस भगा दिए हम लोग का विरोधी दल। सोचो बंगाल में क्या अवस्था है, दादागिरी चल रहा है। इस दौरान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। मुर्शिदाबाद में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। चुनाव आयोग भी राज्य में शांतिपूर्वक मतदान को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आगामी चुनाव से पहले एक और प्रशासनिक फेरबदल के तहत चुनाव आयोग ने विभिन्न जिलों में कार्यरत 83 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले बल्कि हमने देखा करीब 184 पुलिस अधिकारियों के तबादले भी चुनाव आयोग ने यहां पर किए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। दरअसल टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आज राज्य की सभी 234 विधानसभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। विजय ने खुद चेन्नई के पेरुम्बूर सहित 2 सीट से पहली बार चुनाव लड़ने की घोषणा की। इन दोनों सीट को सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनित्र कषगम यानी द्रमुक का गढ़ माना जाता है। विजय चेन्नई के पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली के पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। द्रमुक ने पेरम्बूर से आरडी शेखर को मैदान में उतारा है और तिरुचिरापल्ली पूर्व में इनेगो इरुथैयाराज को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। अन्ना द्रमुक को छोड़ इस साल की शुरुआत में टीवीके में शामिल हुई पूर्व मंत्री कृष्णन को लालगुड़ी से मैदान में उतारा गया है। उम्मीदवारों में द्रमुक और अन्ना द्रमुक के कुछ पूर्व नेता भी शामिल हैं जो बाद के दिनों में टीवीके में शामिल हो गए थे। और वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने डीएमके का चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें महिलाओं को 2,000 रुपये मासिक सहायता, पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये करने और मुफ्त बिजली जारी रखने का वादा किया गया। इसके अलावा 10 लाख घर बनाने, छात्रों को लैपटॉप देने और स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आय की सीमा बढ़ाकर सालाना 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसका कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। डीएमके के मैनिफेस्टो के अनुसार राज्य सरकार न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी इसमें लिया गया है। सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के लिए राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इसमें 8वें वेतन आयोग के लाभों को लागू किया जा सकेगा। तो जनादेश से जुड़ी खबरों में बस इतना ही। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मन की बात में इस बार क्या रहा खास। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1।
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 और आइए बात कर लेते हैं मन की बात की आज की कड़ी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के कोने कोने में हो रहे प्रेरणादायक प्रयासों को देशवासियों के सामने रखा। इस बार उन्होंने युवाओं की भागीदारी से लेकर शिक्षा में नवाचार, जल संरक्षण की अनोखी पहलू से लेकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही महिला मछुआरों तक ऐसे कई उदाहरणों का जिक्र किया जो नए भारत की बदलती तस्वीर को दिखाते हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में अनोखी पहल और प्रयासों का विशेष उल्लेख करते हैं, जिससे कि देशवासी भी इसके बारे में जानें और फायदा उठाएं। पीएम ने युवा शक्ति को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ने के लिए माई भारत संगठन के प्रयासों का जिक्र किया। हाल ही में माई भारत द्वारा बजट फेस्ट का आयोजन किया गया। इसका मकसद था देश भर के युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना। इससे जुड़ी क्विज में देश भर से करीब 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। क्विज के बाद करीब 1,60,000 प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मुझे इनमें से कुछ निबंध पढ़ने का अवसर भी मिला। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा चलाई जा रही शिक्षा की अनोखी पहल पर भी बात की। यहाँ एक टीम प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च चला रही है। इस टीम का रिसर्च प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस है। यह टीम स्कूल लेवल पर साइंस एजुकेशन को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। उन्होंने अन्वेषण नाम का एक प्रयोग किया है। इसके जरिए 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन करने का मौका मिलता है। छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गांव सोकपिट वाटर कंजर्वेशन की पहल से पीएम मोदी बहुत ही प्रभावित हुए और इसे ग्राउंड वाटर को बेहतर बनाने के लिए एक कारगर और प्रभावशाली कदम करार दिया। यहाँ के किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और सोखता गड्ढे बनाए, जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया है। इसी तरह तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के
मुदीगुंटा गांव में भी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या दूर की है। गांव के 400 परिवारों ने अपने घरों में सॉकपिट बनाया और वाटर कंजर्वेशन का जन आंदोलन बना दिया। इससे गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मछुआरे भाई बहन सिर्फ समुद्र के योद्धा नहीं हैं, बल्कि वो आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव हैं। ओडिशा के संबलपुर की सुजाता भुयान एक गृहिणी थी, लेकिन वो कुछ नया करके अपने परिवार की मदद करना चाहती थीं। इसलिए कुछ वर्ष पहले उन्होंने हीराकुंड रिसर्वायर में फिश फार्मिंग शुरू की। केवल 2-3 वर्ष के भीतर उन्होंने अपने प्रयास को एक फलते फूलते बिजनेस में बदल दिया। साथ ही पीएम ने लक्षद्वीप में मिनी कॉय के हाववा गुलजार की कहानी और माता बहनों की अद्भुत संकल्प शक्ति का उल्लेख किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए जब देशवासियों को संबोधित किया तो उन्होंने न सिर्फ पश्चिम एशिया का जो तनाव चल रहा है इसको लेकर भी और उसके साथ ही वैश्विक ऊर्जा संकट पर अपनी बात रखी। उन्होंने खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और मदद के लिए खाड़ी देशों का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही राष्ट्रीय हित के इस संवेदनशील मुद्दे पर स्वार्थ की राजनीति न करने और अफवाहों से बचने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया को प्रगति की राह पर लौटना था, लेकिन लगातार युद्धों ने वैश्विक हालात को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उन्होंने खाड़ी देशों में काम कर रहे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए हर संभव मदद के लिए इन देशों का विशेष आभार जताया। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्र के बड़े ऊर्जा केंद्र होने के कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के संभावित संकट पर भी प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत के बढ़ते सामर्थ्य और मजबूत वैश्विक संबंधों के कारण देश इस चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहा है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों के बहकावे में न आने की अपील की है। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिलकर के इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि संकट के इस समय में नागरिक केवल सरकार द्वारा दी जा रही आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी पर ही भरोसा करें। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी इस बात का जिक्र किया कि जो सरकारी जानकारी है उस पर भरोसा करें। और सरकार की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है जब देश में हम ईंधन की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं या
तेल गैस की बात की जाए, कितनी मात्रा इनकी है और किस तरीके से ये पूरी तरीके से हमारे पास पर्याप्त भंडार जो है उपलब्ध है, क्या कुछ जानकारी दी गई है वो आपके साथ हम साझा यहाँ कर लेते हैं। दरअसल सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, यानी पर्याप्त भंडार हमारे पास है और कोई किल्लत नहीं है। साथ ही मार्च में आपको बता दें 2.9 लाख से ज़्यादा नए गैस कनेक्शन जो हैं वो जोड़े गए हैं। ये नए कनेक्शन हैं और इससे पता चलता है कि कोई किल्लत है नहीं। साथ ही अगर कल की भी बात की जाए तो करीब 55 लाख से अधिक LPG रिफिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई, यानी वहाँ 55 लाख से ज़्यादा कनेक्शनों पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अब तक अगर देखा जाए लगभग 2900 जगह छापेमारी की गई है अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए और 1000 सिलेंडर कल में जब्त हुए थे। वाणिज्यिक LPG की अगर बात की जाए तो इसकी आपूर्ति करीब 70% तक पहुंच गई है अलग अलग जगहों पर जहां इसकी आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण करीब 94,000 मेट्रिक टन LPG से लदे 2 जहाज जो हैं वो लगातार भारत की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। कौन से ये जहाज हैं ये आपको बता दें। BW TYR जो है उसके 31 मार्च को मुंबई पहुंचने की उम्मीद जताई गई है और इसके साथ साथ जो दूसरा जहाज है जो कि BW ELM है वो 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें 94,000 मेट्रिक टन जो गैस है वो लदी हुई है। साथ ही यानी डोमेस्टिक PNG और CNG परिवहन की अगर बात की जाए ये 100% आपूर्ति इसकी लगातार चल रही है। और साथ ही आपको बता दें करीब 18 जहाज और 485 नाविक जो हैं पश्चिमी फारस की खाड़ी में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उसकी भी जानकारी सरकार ने यहाँ पर दी है। और 28 फरवरी से अब तक लगभग 5,24,000 से ज़्यादा यात्री जो हैं इन क्षेत्रों से लौटे हैं, सुरक्षित लौटाए हैं। अगर खासतौर से देखा जाए सरकार की जो नीति रही है, पहल यहाँ पर नजर आई है। साथ ही मिशन द्वारा नाविकों, छात्रों आदि को वीज़ा और अन्य सहायता जो है वो लगातार जारी की जाएगी। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण संदेश जो हमने देखा PM मोदी ने भी दिया, अफवाह पर भरोसा ना करने की सलाह जो है वो यहाँ जारी की गई है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए जो पर्याप्त भंडारण हमारे पास है, पर्याप्त स्टॉक हमारे पास है, ऐसे में अफवाह पर हमें ध्यान नहीं देना होगा, अफवाहों से बचना है और सही जानकारी जो है उसकी तरफ ध्यान देना होगा। DD न्यूज़ लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। आपको बता दें श्रीलंका ने ऊर्जा संकट में त्वरित मदद के लिए भारत का धन्यवाद दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर श्रीलंका की मदद के लिए भारत का आभार जताते हुए लिखा, कुछ दिन पहले मैंने PM नरेंद्र मोदी से बात की थी जिसमें श्रीलंका को मध्य पूर्व के संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति में आ रही रुकावटों पर चर्चा हुई थी। भारत के त्वरित सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ। कल कोलंबो में 38,000 मीट्रिक टन ईंधन पहुंचा। अपने करीबी समन्वय के लिए मैं भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर को भी धन्यवाद देता हूं।
और वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को काठमांडू जिला अदालत ने 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन जारी हैं। ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को सितंबर 2025 के जेएनजी आंदोलन को दबाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें करीब आपको बता दें 76 लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने रमेश लेखक को भी 5 दिन की हिरासत में भेजा है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण ओली ने अदालत की सुनवाई में वर्चुअली हिस्सा लिया। फिलहाल उनका इलाज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां वे हिरासत अवधि के दौरान रहेंगे। नई बालिन शाह सरकार ने हाल ही में जांच आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। इस बीच ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी यूएमएल देश भर में प्रदर्शन कर रही है और उनकी रिहाई की मांग कर रही है। इसी मामले से जुड़े घटनाक्रम में पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका अपने सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर ईरान के हमलों से खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष तेज होता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अमेरिका के करीब 3500 मरीन सैनिकों की तैनाती से इस तनाव की ओर फैलने की आशंका नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब अपने ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है और इसके साथ 3500 मरीन सैनिक भी तैनात किए गए हैं। ये युद्धपोत कोई साधारण जहाज नहीं है, ये अमेरिका क्लास एम्फीबियस असलाट शिप है जो समुद्र से सीधे जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इस युद्धपोत पर फाइटर जेट F-35 और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे ऑस्प्रे तैनात हैं। इसके अलावा 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट भी इस मिशन का हिस्सा है, जो हमले, कब्जा और बचाव के ऑपरेशनों के लिए जानी जाती है। इस बीच इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में हूती विद्रोहियों ने संघर्ष शुरू करने के बाद पहली बार इजराइल पर जोरदार हमले किए हैं। हूती विद्रोहियों ने ईरान के समर्थन से ये हमला किया है, जो पश्चिम एशिया में संघर्ष को और भी जटिल बना सकता है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के दौरान खाड़ी देशों के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में यूएई और बहरीन में बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए, जो पिछले कई हफ्तों के सबसे बड़े हमले थे। कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रडार सिस्टम को भी गंभीर नुकसान हुआ है। इस बीच रविवार को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल और ड्रोन के बड़े हमले में अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक E-3G सेंट्री अवॉक्स विमान के पूरी तरह नष्ट होने की खबर सामने आई है। इन हमलों ने खाड़ी देशों के अंदरूनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और ये युद्ध की आग को और भड़का सकता है। अमेरिका ने यूएसएस त्रिपोली को भेजकर ये संकेत दे दिया है कि वो और आक्रामक कदम की तैयारी में है, जबकि ईरान ने अपनी धमकियों और मिसाइल हमलों से स्पष्ट किया है कि वो भी इस संघर्ष में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पक्षों की कड़ी टक्कर और बढ़ते हमलों से ये निश्चित है कि इस क्षेत्र में आगामी दिनों में युद्ध और ऊर्जा संकट और भी गहरा सकते हैं। ईरान युद्ध के कूटनीतिक समाधान पर मंथन के लिए सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखना होगा कब तक आखिर जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, या जल्द से जल्द किसी तरीके से इसको रोका जा सके, इसके लिए हर कोई प्रयास करता भी नजर आता है। फिलहाल आज के लिए न्यूज़ नाइट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।